तो आज हम देखेंगे संसद, पार्लियामेंट। संसद केंद्र का विधायी अंग है। केंद्र क्या है? विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली जिसे भारत का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद का गठन। संविधान के अनुसार भारत की संसद तीन अंग है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा, जबकि लोकसभा निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनती जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक सूत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब। वह अध्यादेश जारी कर सकता है आदि। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज रानी या राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिका राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन और हाउस ऑफ कॉमन निचला सदन होते हैं। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद की ताज की तरह है। वही दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। दोनों सदनों की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 संख्या राज्यों व संघ राज्यों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 सदस्य राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का विवरण किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य कराते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण स्वरूप, उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से 1 सदस्य है। अमेरिका के सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य की 2 सीटें प्राप्त हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व।
राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 3 दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं। अन्य 5 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता। लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिनमें 530 सदस्यों के प्रतिनिधित्व और 20 संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व शामिल हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें से 524 सदस्य राज्यों और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से हैं। 543 राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान के ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संघ ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। मनोनीत सदस्य। 2020 से पहले राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित करते थे। यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता था। मूल रूप से यह प्रावधान केवल 10 वर्ष 1960 से अर्थात 1960 तक के लिए प्रभावी था। 2020 तक अंतिम विस्तार 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा किया गया था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 ने इस प्रावधान के संचालन को आगे नहीं बढ़ाया है। दूसरे शब्दों में, संशोधन के में नामांकन द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष प्रतिनिधित्व के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नतीजतन यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 से प्रभावी नहीं रहा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सीटों का आवंटन तालिका 22.5 में दिया गया है। लोकसभा की चुनाव प्रणाली। लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध लगाए हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुसार समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही हो। संक्षेप में, संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो। जनसंख्या से आशय है अंतिम जनसंख्या की गणना से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1992, 1962, 1972, 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और राज्य सरकारों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन 2001 में अगले 25 वर्ष यानी 2026 के लिए बढ़ा दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन एवं संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष को प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में इस आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 191 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। सामान्य सीटों की तरह 87वें संविधान संशोधन 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 के बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का राज्यवार आरक्षण तालिका 23.5 में दिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हालांकि संविधान में राज्यों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी वजह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में यह अल्पसंख्यकों छोटे समूहों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल में इसका हिस्सा मिलता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं, जिनके नाम हैं एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्य व्यवस्था और विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान के 2 कारणों से नहीं अपनाया। पहला, मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया जो कि जटिल है, समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष हैं। यह काफ़ी खर्चीला है। यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करता। यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है। यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। अब है दोनों सदनों की अवधि। राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा पहली बार 1992 में स्थापित एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी
यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बीच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शामिल करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया। लोकसभा की अवधि राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसका अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद वह खुद ब खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल पहले अपने किसी भी समय से विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। लोकसभा की अवधि पहली से वर्तमान तक तालिका 23(6) में उल्लिखित है। संसद की सदस्यता अर्हताएं संविधान ने संसद में चुनने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अपनी शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 50 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हता होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद में निम्नलिखित अन्य अर्हताएं निर्धारित हैं। उस व्यक्ति को राज्य संघ राज्य क्षेत्र में उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। अब है निहत्ताएं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर धारण करता है संसद द्वारा तय कोई पद मंत्री पद को छोड़कर। यदि वह विकृत चित्त और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है, यदि वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा अस्वीकार किए हुए हैं। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी अवधि द्वारा निहत्त कर दिया जाता है। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निहत्ताएं लिखी हैं। वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न हो। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंधीकरण निहत्ता नहीं है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं से कोई दिलचस्पी न हो। वह निगम मेला के पद पर या निदेशक या प्रबंधन निदेशक के पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। उसे इसमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार में संलिप्त न पाया गया हो। किसी सदस्य में उपरोक्त निहत्ताएं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति फैसला अंतिम होगा। यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए।